सभी प्यारे स्टूडेंट को जय हिंद और अपने सभी मित्रों का इस क्लास में स्वागत करते हैं। आपने एग्ज़ाम की डेट देख लिया होगा। होमगार्ड का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है आपका। और स्पेशल ये जो हमारे द्वारा सीरीज़ चलाई जा रही है दोस्तों, ये मैं स्पेशल होमगार्ड और जो आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है उसको देख करके उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाने की संभावना है, इन सब चीज़ों को देख करके हम ये रिवीजन सीरीज़ आपके लिए चला रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी इस रिवीजन सीरीज़ को ज्वाइन करके देखें और पुराने क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा से बार बार कहता हूँ दोस्तों कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को रिवाइज करें बार बार, कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हमारे से गड़बड़ाने न पाएँ। ठीक, उसी को देखते हुए आज हम लोग अपने अगले रिवीजन सीरीज के माध्यम से संविधान के इम्पॉर्टेंट टॉपिक नीति निर्देशक तत्व पे बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रस्तावना पे, मौलिक अधिकार पे और मूल कर्तव्य पे, इन सब चीज़ों की वीडियो हम बना करके डाल दिए हैं दोस्तों। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने उसमें बताया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखें उसको देख लें पहले, तो वहाँ से आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होता है कि पूछा कहाँ से गया है, ये लिया कहाँ से गया है हमारे भारतीय संविधान में, ये जोड़ा कहाँ से गया है, तो आयरलैंड से। ठीक, तो अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य ये वर्णित है, अर्थात इसको अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 4 में कितने भाग हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं। तो उसी भाग में से भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। और इसका स्रोत क्या है, स्रोत का मतलब है कि ये लिया कहाँ से गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो रिवीजन करा रहे हैं हम, बहुत कम समय में आपके अच्छे रिवीजन होंगे, बस मेरे साथ बने रहें। इसका विधिक स्वरूप कैसा है, तो अप्रवर्तनीय है। विधिक स्वरूप का मतलब होता है कि इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, अप्रवर्तनीय है, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। ठीक, एकदम स्पष्ट शब्दों में आपको ये याद रखना है कि ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसा कि हम लोगों ने मौलिक अधिकार में देखा था कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर हम कोर्ट जाते हैं और आर्टिकल 32 जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, उसके थ्रू न्यायालय 5 प्रकार की रिट निकालता था। ठीक, तो इस तरह ये इसका विधिक स्वरूप कैसा है, अप्रवर्तनीय, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान में इसको जोड़ने का, इसको रखने का उद्देश्य क्या है, तो ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनाया गया है कि हमारे भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को जोड़ने का क्या प्राविधान था, जोड़ने का उद्देश्य क्या था। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो चलिए हम लोग अब 36 से 51 में क्या बताया गया है उस पर हम तेज़ी से देखते हुए चलते हैं आगे। आर्टिकल 36 में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको बस केवल ध्यान देते रहना है कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, अर्थात अभी हमने बताया कि ये वाद योग्य नहीं है, उसको बताया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 37 में। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, आय की सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अवसर की असमानता, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि अवसर की असमानता किस में वर्णित है, तो ये आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 39, इसमें कई बातें बताई गई हैं कि राज्य स्त्रियों पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग करेगा, आय संपदा एवं का संकेंद्रण नहीं करेगा, स्त्री पुरुष को समान कार्य हेतु समान वेतन। ठीक, ये आपका ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 में। आपको केवल इसी पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, राज्य बचपन एवं यौवन को शोषण से बचाएगा, ठीक। इतनी बातें आपके आर्टिकल 39 में देखने को मिलती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। और स्वास्थ्य की रक्षा, ठीक, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनाया है, तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे अभी लास्ट में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 39 का इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको कई बार पूछा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, तो केवल डायरेक्ट इसी लाइन को उठा के देता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान आर्टिकल 39A में किया गया है। तो जितने हम आर्टिकल इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको ज़रूर फोकस करना है। इसी तरह 40 के बारे में कई बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 40, 41 में 41 में कितना है, क्या बोला गया है कि वृद्धावस्था, बेरोजगारी और दिव्यांगता के दशाओं में काम पाने का अधिकार है, ठीक। इसी तरह आर्टिकल 42 में कार्य न्याय संगत मनोउचित दशाओं में पूर्ण प्रसूति सहायता, ठीक। आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की बात की गई है, ठीक है। और 43A इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें लघु और कुटीर उद्योगों में मजदूरी को भागीदारी बनाना, ठीक। जो हमारे लघु और कुटीर उद्योग हैं उसमें लेबर को या मजदूरी को बढ़ावा दिया गया है आर्टिकल 43A से, ठीक। नेक्स्ट है आपका 43B, सहकारी संस्थाओं के विकास के बारे में बात की गई है। इसको जोड़ा गया 97 अमेंडमेंट 2011 द्वारा, ठीक है। 43B किसके बारे में बात करता है, सहकारी संस्थाओं के विकास की बात करता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कई बार पूछा गया है कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना के बारे में 43B। ये आपका 44, इसमें समान नागरिक संहिता, ये कई बार पूछा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 44, इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का एवं पोषण की बात की गई है। ये इस पे भी आपको ध्यान रखना है कि निःशुल्क शिक्षा एवं पोषण की बात कहाँ कहाँ की गई है। मौलिक कर्तव्य 11वें मौलिक कर्तव्य में भी बताई गई है और मौलिक अधिकार में भी निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, लेकिन वहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बताई गई है। और नीति निर्देशक तत्व में निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन फंसाने का प्रयास करेगा, आपको याद रखना है 6 से 14 वर्ष की बात 2 जगह मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में की गई है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जो निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है वो 0 से 6 साल के बच्चों की बात की गई है, ठीक, 6 वर्ष से कम आयु के। तो यहाँ आपको इस बारीकी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 46 SC ST एवं दुर्बल वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण की बात करता है, ठीक है। 47 ये इंपॉर्टेंट है, पोषण स्तर में वृद्धि और मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। जो भी मादक पदार्थ हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक पदार्थ हैं, उसकी बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 ये कृषि और पशुपालन के विकास और दुधारू जंतु विशेषकर गाय के वध का निषेध करता है, ठीक है। ये बताता है कि जो भी दुधारू पशु हैं उनके वध के निषेध की बात करता है, ठीक है। और कृषि और पशुपालन पे का बढ़ावा, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देता है, ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। 48A किससे रिलेटेड है, 42वें संविधान संशोधन से। यहाँ से आपके संशोधन से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण की बात किस आर्टिकल में की गई, 48A में। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात की गई है, ठीक है।
राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के संरक्षण की बात की गई है 49। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कई बार, आपको याद रखना है कि आर्टिकल 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा, इन दोनों में विभाजन की बात, पृथक्करण की बात की गई है। अनुच्छेद 51 और लास्ट अनुच्छेद है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, इंटरनेशनल की बात किस आर्टिकल में हुई है? आर्टिकल आपका 51। ठीक, इस तरह हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में देखने का प्रयास किए। तो जिन आर्टिकल पे हम ज़्यादा फोकस किए हैं उसको आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, इसी तरह हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन कराया है आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो आप लोग इसको बता सकते हैं। हमने अभी बताया कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ तक है इसका वर्णन? तो हमने अभी देखा 36 से 51। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप हर टॉपिक को जैसे पढ़ा रहे हैं दोस्तों वैसे ही पढ़िए, उतना ही पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के राज्य में समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहाँ? सबसे पहले गोवा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो मूल उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का जो मूल उद्देश्य है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है। ठीक है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का है। नेक्स्ट है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात किसमें की गई? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39A में ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शराबबंदी और नशीली दवाओं पर रोक, अर्थात कि जितनी स्वास्थ्य को नुकसानदायक नशीले पदार्थ हैं उनके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 47। ठीक, अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। जैसा कि हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात बताई गई है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपके वो वाद योग्य नहीं है। ठीक, वाद योग्य नहीं है, अर्थात कि इसके उल्लंघन पर हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ठीक, तो इसमें उत्तर हो जाएगा नहीं। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या मूल कर्तव्य वाद योग्य है या नहीं, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इस तरह हम लोगों ने आज नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उस पर चर्चा किया गया और उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों उसको पढ़िए अच्छे से, और उससे जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलता है इस टॉपिक से तो उस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। मेरी उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन आपके लेवल अपने लेवल के ऊपर मत जाइए, आप जिस लेवल की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस लेवल का क्वेश्चन 100% दावा है मेरा कि आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से मैं आपका रिवीजन कराता रहूँगा और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम तक आपके सभी टॉपिक मैं रिवाइज करवा दूँगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर भी करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करते रहें कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरा ये कंटेंट जो हमने बनाया है आपके लिए अच्छा है, इसमें कुछ सुधार करना है या क्या करना है, आप भी अगर अपनी राय देंगे तो और अच्छा होगा और हम लोग मिल करके
एक अच्छी क्लास बना पाएंगे, आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।